आज डे 12 है हम लोगों के 45 डेज के क्रैश कोर्स का। आज का टॉपिक है ऑसिलेशंस एंड वेव्स पार्ट 1, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। हेडिंग है इसकी एसएचएम, इक्वेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम, एसएचएम ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम, फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, रेजोनेंस। तो लेट अस स्टार्ट पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो समझेंगे बात को कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से मोशन करती है कि बार बार एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करती है, तो इसको नाम देते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इसको बिल्कुल उदाहरण से समझ सकते हैं कि ठीक एक निश्चित समय के बाद मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ, ये पीरियोडिक मोशन है। अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, इधर उधर, दाएं बाएं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ऑसिलेट करती है, घूमती है, चलती है, उसको नाम देते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अगली बात जो है ध्यान देने वाली है कि हर ऑसिलेटरी मोशन जरूर पीरियोडिक होगा, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता। एक और टर्म आता है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो पेंडुलम का जो मोशन होता है ऑसिलेटरी होता है। अगर इसका हम एम्पलीट्यूड कम कर दें, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है एक तरफ को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको कम कर दें, तो ये मोशन वाइब्रेटरी में कन्वर्ट हो जाता है। एक और परिभाषा जो हमें सारी किताबों में नहीं मिलती, कुछ स्पेसिफिक किताबों में ही मिलती है। ये सारी जो शर्तें मैंने बोली हैं, ये सारी शर्तें फुलफिल हो, लेकिन जो रेगुलर टाइम इंटरवल है ये शर्त फुलफिल ना हो, तो इन टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक अल्फाबेट ए इससे पहले लगा देना होगा। ए पीरियोडिक हो जाएगा, ए ऑसिलेटरी, एन ऑसिलेटरी नहीं, ए वाइब्रेटरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बात आती है यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस के बारे में जान लेने वाला है कि ये अगर इस तरीके से कोई एक्सिस हो गई हमारी, ये हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, एक तरफ को तय किया गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, इनको क्रेस्ट कहते हैं, और ये ट्रफ होते हैं, ये ट्रफ हो जाते हैं। और ये पूरी लंबाई वेवलेंथ होती है लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा, जो जिसको कि आप कह सकते हो क्या, लेंथ ऑफ वेव। ये पूरा एक ऑसिलेशन हो गया। इसमें जो लगा हुआ समय है वो कैपिटल टी हो गया, इसको टाइम पीरियड कहते हैं। एक सेकंड में ऐसे ऐसे जितने ऑसिलेशंस हो जाएंगे उनको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो, और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। एक और परिभाषा आती है फेज। फेज का मतलब समय, स्थिति कैसी है। तो इसकी डेफिनेशन हार्ड एंड फास्ट क्या होगी? दिए गए समय पे पार्टिकल की जो स्थिति होती है, पोजीशन होती है, उसको फेज कहते हैं। फाई से शो करते हैं, और इसके फेज डिफरेंस के लिए दो फॉर्मूले होते हैं जो कि यहाँ भी लगेंगे और वेव्स में भी लगेंगे। डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी, एंड डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, कैपिटल टी टाइम पीरियड, लैम्डा वेवलेंथ हो गया। ये बात हमारे पास ट्रांसवर्स के लिए हो रही है। और यही चीज जब आप बात करते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव की, जो कि आप अगले स्थिति में पढ़ोगे, ये पार्टिकल्स बहुत पास पास में हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन है, बहुत दूर दूर हैं, तो ये रेयरफैक्शन है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे एक परिभाषा और कही जाती थी, दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ भी आप दो लगातार कॉम्प्रेशन या दो लगातार रेयरफैक्शन के बीच की दूरी को वेवलेंथ कह सकते हैं। ये सारी बातें हमें पता होती हैं, जानते हैं, समझते हैं, दिमाग में है, तो हमें आगे का चैप्टर और बेहतर समझ में आता है। अब बात आती है एसएचएम की। तो एसएचएम के लिए एक बात कही जाती है कि ऑसिलेटरी मोशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दिए जाएं तो ये बन जाता है, बन सकता है एसएचएम। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कहा जाएगा कि बॉडी का मोशन जो है या तो अलोंग स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा अलोंग स्ट्रेट लाइन हो,
और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अबाउट स्ट्रेट लाइन है। ये अबाउट स्ट्रेट लाइन हो गया। ऐसे मोशन को भी हम नाम देते हैं क्या SHM हो सकता है। अगली बात, ये जो एक तरफ को डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये x है, ये कम से कम होना चाहिए फॉर परफेक्ट SHM। अगली शर्त, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो रेशियो हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। और एक और शर्त, यहाँ पे मौजूदगी होनी चाहिए रीस्टोरिंग फोर्स की। रीस्टोरिंग फोर्स नाम से पता लग रहा है जो रीस्टोर करे, यानी कि अपनी पुरानी स्थिति में बॉडी को लेकर के आए। नाम देते हैं इसको क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन होता है। ऐसा, इसी को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और इसी को आप चाहो तो mv/dv/dx प्रोपोर्शनल टू -x भी कह सकते हो। ये सारी स्थितियां हैं किसके लिए कहेंगे? SHM के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ये बातें हुई हमारे पास एक सिंपल सी, जो कि तय करती हैं कि आगे का चैप्टर हमारा इसका आधार रखती है। अब हम लोग जो है ये बड़ी सी जो हेडिंग है इसको देखेंगे, इक्वेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। इक्वेशन के बारे में आ जाए तो ये हमारे पास कोई रेफरेंस सर्किल है और इसको हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया है। इसकी रेडियस a है, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, ये थीटा हो गया, और जहाँ पे थीटा बराबर आप चाहे तो ओमेगा t लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये वाली दूरी x हो जाएगी, ये दूरी y हो जाएगी। और ट्रायंगल POM में अगर देखा जाए तो ट्रायंगल POM में साइन थीटा या साइन ओमेगा t बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y बराबर a साइन ओमेगा t एंड कॉस थीटा कॉस ओमेगा t की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जा रहा है, x बराबर a कॉस ओमेगा t है। इन दोनों में से अगर हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना हो तो हम हमेशा y बराबर a साइन ओमेगा t को बनाना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा इसका फेज 0 होता है और इसका इनिशियल फेज 90 डिग्री होता है, यानी कि कॉस हमेशा साइन से 90 डिग्री आगे चलता है। इसलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन इसी को बनाया जाता है। इसी आधार पे जब फेजर की बात आती है तो फेजर भी आप यहीं पे समझो, जो फेज को शो करे वो फेजर डायग्राम होगा। यहाँ पे इक्वेशन पूछी जाए तो y बराबर a साइन ओमेगा t है। यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो इसका इक्वेशन बदल चुका है, साइन ओमेगा t प्लस 90। यहाँ पे इक्वेशन y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 180, a साइन ओमेगा t प्लस 270। अगर ये यहाँ पे है प्लस 5 है तो y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 5। यहाँ पे अगर है तो ये -5 हो जाएगा, और y बराबर a साइन ओमेगा t -5 हो जाएगा। तो ये हुई बात इक्वेशन की, y बराबर a साइन ओमेगा t, x बराबर a कॉस ओमेगा t। मैंने कहा इसको हम अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें 0 डिग्री का फेज होता है और इसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन मैक्सिमम किताबें बनाती हैं। वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो y बराबर a साइन ओमेगा t है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो ये dy अपॉन dt बन जाता है, v आ जाएगा, और ये a ओमेगा कॉस ओमेगा t हो जाएगा। v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा t इज इक्वेशन ऑफ SHM। और इसी का फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। v बराबर a ओमेगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर।
ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए कट जाएगा, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी। यहाँ पे v का रिलेशन y के साथ में ध्यान से देखें, ऊपरी ऊपर है लेकिन रिलेशन जो है वो इनवर्स रहेगा। v मैक्सिमम जो आएगा वो होगा एट y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये मेन पोजीशन है, और v मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी a ओमेगा। v मिनिमम होगा तब जब y होगा मैक्सिमम, और y मैक्सिमम की वैल्यू a, और v मिनिमम हो जाएगा 0। यहाँ पे वेरिएबल पूछे जाए तो v और y है, क्योंकि y डिपेंड करता है टाइम पे, y बराबर a sin ओमेगा t। a मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा 2 पाई n होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T, और इस पूरे चैप्टर की शर्त ही है कि टाइम पीरियड कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए ओमेगा कांस्टेंट होगा। v और y के बीच में ग्राफ का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ग्राफ का नाम याद करेंगे, इलिप्स है। कैसे आता है ये दिखाता हूँ। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आए, बराबर राइट साइड में a स्क्वायर है जिसको कि मैंने 1 कर दिया, और ये 1 तभी होगा जबकि a स्क्वायर से डिवाइड होगा, और ये देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में है। और इसको अगर हम प्लॉट करना चाहें तो ये x हो गया, y हो गया, x डैश हो गया, y डैश हो गया, ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये a ओमेगा हो जाएगा, ये सेमी माइनर एक्सिस है, ये a हो जाएगा, और ये ग्राफ का नाम हुआ क्या, एलिप्स कहा जाएगा। अब हम इसी में SHM में एक्सेलरेशन के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन थी, एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो हमारे पास इक्वेशन हम पहुंच चुके थे, v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा t पे। फर्दर डिफरेंशियल हमें देगा, फर्दर डिफरेंशियल हमें देगा dv अपॉन dt बराबर अल्फा, इसको हम अल्फा शो करेंगे, और ये हो जाएगा माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। ये इक्वेशन हो गया है एक्सेलरेशन इन SHM। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझ लें, y है, v है और अल्फा है, इसका फेज 0 है, इसका फेज 90 डिग्री है, इसका फेज 1। तो हम लोगों ने सीखा है अभी तक के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं, फिर मैकेनिकल एनर्जी, और फिर जो है हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे। हालांकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कैसे आया अभी हम आपको बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर आपने फोर्स F लगाया है, डिस्प्लेसमेंट y है, तो वर्क डन Fy हो जाएगा, लेकिन हाफ पार्ट स्टोर होगा और हाफ पार्ट लॉस, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ Fy। F की जगह पे मास इंटू एक्सेलरेशन, और अल्फा का फॉर्मूला आप जान चुके हैं, ओमेगा स्क्वायर y, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। y की जगह पे अगर a साइन ओमेगा t रख दिया जाए तो ये हमको मिल जाता है पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आप देख सकते हैं वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट के साथ में डायरेक्ट है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जबकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड। तो P मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एट y मिनिमम विच इज 0, ये मेन पोजीशन होती है और ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 0। काइनेटिक एनर्जी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे आएगा अभी इसके बाद आपको बताते हैं। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और मुद्दे की बात यह है कि मैकेनिकल एनर्जी की जो वैल्यू है वही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों के मैक्सिमम होने की शर्तें आप जानते हैं कि उल्टी उल्टी हैं। जिस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, जो कि मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा, और ठीक अगले फेज में इसी का उल्टा हो जाएगा। अब हम लोग जो है जान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, उसका फॉर्मूला और उसकी इक्वेशन के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग बहुत बार देखा है, हाफ m v स्क्वायर, और k बराबर हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। v की जगह पे a ओमेगा कॉस ओमेगा t था, तो ये हो गया
काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन जो कि हार्मोनिक है। अब इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो हाफ एम वी की जगह पे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया इसका इक्वेशन। और टोटल एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन नहीं होती है। तो के मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा एट वाई मिनिमम, और ये वाई मिनिमम होगा 0, और के मैक्सिमम हो जाएगा क्या कहेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था, यही वैल्यू होती है मैकेनिकल एनर्जी की। और के मिनिमम हो जाएगा एट वाई मैक्सिमम, और जो कि होगा ए, और ये एक्सट्रीम पोजीशन, और के मिनिमम की वैल्यू आप देख सकते हैं ये हो गई 0। तो ये सारी बातें हम लोग की हुई हैं, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम और मैकेनिकल एनर्जी। इनको ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये अगर पार्ट हमारा एनर्जी को दिखा रहा है, ये पार्ट अगर डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो प्लस ए है, तो माइनस ए है, तो मैकेनिकल एनर्जी की सेहत पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। ये ग्राफ ऐसा ही चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने जाना था, फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जब y बराबर माइनस ए है, y बराबर प्लस ए है, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। और जब ये आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी। और जब ये मैक्सिमम होगा तो बताया था ये टच कर जाएगा किसको, मैकेनिकल एनर्जी को। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब y की वैल्यू होगी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0, और जब y बराबर a होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि ये पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ये ग्राफ हो गया काइनेटिक एनर्जी का, और ये ग्राफ हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों के दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। ध्यान रहे, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। दिस वैल्यू इज a अपॉन रूट, y बराबर प्लस माइनस a अपॉन रूट। इसी को 0.707 ऑफ a कहोगे, या इसी को 70.7% ऑफ a कहोगे। और निकालने के लिए बहुत कुछ में खास नहीं बात है। k बराबर p कर दीजिए, k काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म कट हो गए। ए स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर, और y बराबर आप देख पा रहे हैं प्लस माइनस a अपॉन रूट 2। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको और नए सवालों के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि वो जगह बताओ जहाँ पे 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा 5 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी डबल होगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। तरीका यही रहेगा। अगर ये सवाल आता है तो सो फार सो गुड, आप y बराबर प्लस माइनस a अपॉन रूट 2 पे आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग के पास आती है बात सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। क्या क्या कहा जाएगा, अगर कोई स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है, मे बी हॉलो और सॉलिड, स्मॉल होनी चाहिए, स्फेरिकल बॉडी होनी चाहिए, किसी परफेक्टली इलास्टिक और रिजिड मटेरियल से मिलकर के बना हो, और ये जिस स्ट्रिंग से बांध के लटकाया गया है वो स्ट्रिंग आइडियल हो, यानी कि मासलेस हो और इनएक्सटेंसिबल हो। और हाँ, एक तरफ को जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है दैट शुड नॉट बी मोर देन 15 डिग्री, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत में ही शर्त बता दी थी कि डिस्प्लेसमेंट जितना छोटा होगा SHM उतना परफेक्ट होगा। और सबसे मुद्दे की बात, इसका टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है। अगर एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है या 1 किलोमीटर है, टाइम पीरियड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये सारी की सारी जब शर्तें मिल जाती हैं तो बन के जो तैयार होता है सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। इसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन के लिए हम लोग देखते हैं, जरा बात करते हैं कैसे निकलेगा। ये एक स्ट्रिंग हो गई, ये बॉब हो गया, इसको आपने यहाँ से F फोर्स लगा करके पुश किया है,
तो जैसे ही पुश किया ये इस सिस्टम की तरफ को आने को तैयार हो गया, इस तरफ को आने को तैयार हो गया, ये थीटा हो गया। अब देखना यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मैटर होता है कि ये कैसे अपनी पुरानी स्थिति में आने को तैयार होता है और एग्जीक्यूट करता है SHM। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये mg cos थीटा हो जाएगा और ये mg sin थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखें, जिस मूवमेंट पे ये F फोर्स लगा था mg sin थीटा उसी मूवमेंट पे अपोजिट डायरेक्शन में लग चुका था। मैकेनिक्स पढ़ाते समय वर्क पावर एनर्जी लॉज ऑफ मोशन में मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस बताया था, जैसे जैसे बढ़ता है एंगल बढ़ता है साइन बढ़ता है टैन घटता है कॉस। तो यहाँ पे ये एंगल बढ़ता गया और ये साइन थीटा बढ़ता गया, यानी कि वापस आने की जो टेंडेंसी है वो लगातार बढ़ती है। और एक समय ऐसा आया, ये लंबाई L है, एक समय ऐसा आया जबकि इसने इसकी बराबरी कर ली और ये वापस लाने के लिए तैयार हो गया। F बराबर माइनस का mg sin थीटा। मैंने कहा एंगल मस्ट बी स्मॉल, तो sin थीटा को आप रिप्लेस करा सकते हैं थीटा से। F बराबर माइनस का mg थीटा हो गया और यही माइनस का mg एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस y अपॉन l। ध्यान से देख सकते हैं SHM प्रूफ हो चुका है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। और जिस मोमेंट पे आप यहाँ पे होते हैं बस 2-3 स्टेप आप दूर खड़े होते हैं टाइम पीरियड से, इसको आप m इंटू अल्फा कर लोगे, इसी को आप m ओमेगा स्क्वायर y कर लोगे। जब आप इसको और इसको कंपेयर कर रहे हो तो माइनस साइन कट y कट हो गया और ओमेगा बराबर आप देख रहे हैं अंडर रूट में g अपॉन l। ओमेगा इज रिप्लेसेबल बाई 2 पाई बाई टी एंड t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन g इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये l इफेक्टिव लेंथ है। L is not supposed to be the length of the string, rather it is the separation between point of suspension and center of gravity of the ball। ध्यान रहे ये पूरी लेंथ नहीं हुआ करती है। और एक बात, यहाँ पे सवाल सिंपल पेंडुलम में सवालों के ज्यादा बनने का कारण भी है, ये डिपेंडेंट है G पे। तो ग्रेविटेशन में G जहां जहां पे डिपेंड कर गया है वहां पे टाइम पीरियड का भी सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। उसको अगर पानी में डुबो दे बॉब को G बदल जाएगा, इसको चार्ज कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो G बदल जाएगा और टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी बदल जाएगा, कुछ बातें। और ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, नाम देते हैं इसको सेकंड्स पेंडुलम। ये बात बहुत कॉमन है। लेकिन ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होता है, इस पेंडुलम का नाम किताबों में जरूर ढूंढिएगा। ढूंढने के बाद अगला पेज देखिएगा, इज कॉल्ड एज टाइम बीटिंग पेंडुलम। टाइम बीटिंग पेंडुलम या एक और नाम सेकंड बीटिंग पेंडुलम। सेकंड बीटिंग पेंडुलम, यहाँ पे बीटिंग जो है मारने वाला नहीं है, बीटिंग बीट से बना है, जहाँ पे दो बॉडीज आपस में जो है टकराती हैं, मिलती हैं, मेल खाती हैं, तो जो उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज बीट्स। म्यूजिक में बहुत ज्यादा ये शब्द इस्तेमाल होता है। तो ये सिंपल पेंडुलम की बातें हुई। अब आप इसमें और कुछ बातें आपको सिंपल पेंडुलम के साथ में दिखाते हैं। t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन g है। अगर हम इसका ग्राफ की बात करें तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन g, t स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर l अपॉन g। l और t के बीच में अगर ग्राफ कहा जाएगा तो इसका स्क्वायर है, इसका सिंगल पावर है, ग्राफ का नाम पैराबोला होना ही होना है। ये t हो गया, ये l हो गया, ग्राफ ऐसा आएगा। ग्राफ नीचे नहीं उतरेगा क्योंकि अगर नीचे उतरेगा तो ये टाइम पीरियड को आप नेगेटिव कर रहे होगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये ग्राफ t और l के बीच में है। ग्राफ t स्क्वायर एंड l, कीप इट इन माइंड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नए पैरामीटर t स्क्वायर एंड l। तो t स्क्वायर की पावर 1 है और l की पावर 1। ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसा आएगा। ये यहाँ पे एक दूसरे को जाके काट रहे हैं, यहाँ पे आपको टाइम की वैल्यू बतानी है। तो जब यहाँ पे जो है दो चीजें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वैल्यूज को बराबर होना होता है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर और टी बराबर हो जाएंगे। टी स्क्वायर माइनस टी बराबर 0 हो जाएगा। टी माइनस 1 बराबर 0, टी बराबर 0 एंड टी बराबर 1 सेकेंड।
हम निकालने तो चले थे, इसकी वैल्यू निकल आई है, दो वैल्यू कहेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी तो काटा हुआ है, तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 है और यहाँ पे t की वैल्यू 1 है। ऐसा पेंडुलम जिसकी लंबाई कंपेरेबल हो विद रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन एज, ऐसे याद करेंगे, t बराबर 2 पाई अंडर रूट में RE अपॉन 1 प्लस RE अपॉन L इंटू जी। RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर L इनफाइनाइट हो गया तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट में RE अपॉन इनफाइनाइट 0 प्लस 1 इंटू जी, और ये वैल्यू 84.6 मिनट है। और अगर L बराबर RE हो गया तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट में RE, यहाँ पे RE अपॉन RE 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 2g हो जाएगा और ये 60 मिनट हो जाएगा। दिस वैल्यू इज 60 मिनट। ये बात हो रही है हमारे पास सिंपल पेंडुलम के लिए, और इनमें जो है और भी बहुत सारे सवाल आपको मिल सकते हैं, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे की बात करें यहाँ पे तो हमारे पास आती है बात SHM ऑफ स्प्रिंग के लिए। SHM ऑफ स्प्रिंग के लिए कहा जाएगा कि ये एक हमारे पास स्प्रिंग है, ये ऐसे लटकी हुई है, इसकी लंबाई L0 है। क्या ये इस समय SHM करेगा? ध्यान रहे ये मासलेस है। क्या ये इस समय कोई SHM करेगा? कहीं कोई कारण तो है नहीं कि इसको ये SHM करे। हमने यहाँ पे एक लोड लगा दिया mg, और अब इसकी लंबाई बढ़ करके हो गई है L0 प्लस x, तो ये माइनस का kx हो गया। के बता चुका हूँ, 3 नाम, फोर्स कांस्टेंट, हुक्स कांस्टेंट एंड फोर्स कांस्टेंट, और ये mg बराबर हो जाएगा माइनस का kx। स्टिफनेस ये नापता है, स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहा जाएगा, पूछा जाए। अब इसका इक्विलिब्रियम हम डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, तो हमने mg के साथ में एक और फोर्स लगा दिया F, नतीजतन इसकी लंबाई L0 प्लस x प्लस y हो गई, और ऊपर को लगने वाला फोर्स हो गया है माइनस का kx प्लस y। F प्लस mg बराबर माइनस का kx प्लस y। mg की जगह पे माइनस का kx रखेंगे, माइनस kx माइनस ky, F बराबर माइनस ky। ध्यान से देखें, SHM प्रूफ हो गया है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। फिर से कहा m अल्फा रखिए F की जगह पे, अल्फा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर y माइनस साइन सहित रखिए, y कट हो गया, माइनस कट हो गया, ओमेगा बराबर अंडर रूट में k बाई m। ओमेगा को ऐसे 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k हो गया, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही कारण है कि यहाँ पे स्प्रिंग पे बनने वाले सवालों की संख्या सिंपल पेंडुलम के कंपैरिजन में बहुत 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 कम होती है। तो यहाँ पे कहा जाए जब है k, जो अगली बात है हमारे पास वो देख सकते हैं कॉम्बिनेशन एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का जो कॉम्बिनेशन का मामला है वो रेजिस्टेंस जो है सीरीज में फॉलो करता है R1 प्लस R2, पैरेलल में फॉलो करता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, कैपेसिटर सीरीज में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 और पैरेलल में C1 प्लस C2। तो यहाँ पे अगर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है और ये मास m लगा हुआ है, ये K1 है, ये K2 है, तो ध्यान रहे यहाँ पे स्प्रिंग फॉलो करता है कैपेसिटर लॉ। तो सीरीज में हो जाएगा, यहाँ पूछा जाए ये किस कॉम्बिनेशन में है, कहेंगे यहाँ से मेंटली मानसिक रूप से एक करंट को फ्लो कराएं और देखें कि ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, जहां भी हिस्सा बढ़ता है वहां पे कॉम्बिनेशन पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पे Kp बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2 और T बराबर 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन K1 प्लस K2। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे बना दूं, इस तरीके से बना दूं, ये m हो गया, ये K2 हो गया, ये K1 हो गया, जो करंट
मास से एंटर करेगी वहां पे वही करंट जाएगी K2 में, वही करंट जाएगी K1 में, तो सेम करंट जा रही है, इसलिए व्हाट अबाउट द कॉम्बिनेशन, कहेंगे कॉम्बिनेशन सीरीज हो गया। और सीरीज हो गया तो यहाँ पे Ks की वैल्यू हो जाएगी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा M K1 K2 और यहाँ पे K1 प्लस K2। ये हुई बात कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की। कटिंग की बात करेंगे तो हम लोगों ने देखा कि सीरीज में ये फॉलो कर रहा है 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, पैरेलल में K1 प्लस K2। कटिंग के लिए, कटिंग का सवाल बहुत बढ़िया बनता है, अगर आप इसको बहुत ध्यान सीखेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान चीज हो जाएगी। यहाँ पे कहा गया, सवाल लेंगे इसमें, इसको सवाल से ही समझेंगे हम। ये हमारे पास कोई स्प्रिंग थी जिसका फोर्स कांस्टेंट K था, इसको हमने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है, 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, और इनकी लंबाई का अनुपात है 2 3 4, और कहा गया कि इनका सभी का अलग अलग फोर्स कांस्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे जब यह बात आती है कि ये कैसे फॉलो कर रहा था कैपेसिटर लॉ, इसके लिए बात समझा जाए, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये है मुद्दे की बात, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि अगर स्प्रिंग को हमने खींच दिया है, उसके n गुना कर दिया है, तो उसका K बाई n हो जाएगा। अगर उसी स्प्रिंग के हमने n बराबर बराबर टुकड़े किए हैं तो हर पार्ट का फोर्स कांस्टेंट n गुना हो जाएगा, यानी कि Nk हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि हमको हर एक का फोर्स कांस्टेंट निकालना है, हर एक का निकालने हमारे पास कोई आइडिया है नहीं, तो क्या करें, 2 3 5 4 9, आप मानो कि 9 टुकड़ों में इसको हमने तोड़ा है, तो हर टुकड़े का फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया 9K, क्योंकि हर टुकड़ा छोटा छोटा होता चला गया तो K बढ़ता चला गया। और हाँ, उन 9 टुकड़ों के 2 टुकड़े आपने यहाँ जोड़े सीरीज में, 3 टुकड़े यहाँ जोड़े सीरीज में, 4 टुकड़े यहाँ जोड़े सीरीज में, तो ये K1 K2 K3 जो हमें निकालने थे, तो 1 अपॉन K1 बराबर क्या हो गया, कहेंगे 1 अपॉन 9K प्लस 1 अपॉन 9K, 2 अपॉन 9K, तो K1 बराबर 9K बाई 2। सिमिलरली 2 था तो 9K बाई 2, 3 है तो 9K बाई 3, और 4 है तो ये 9K बाई 4 हो जाएगा। इस तरीके से कटिंग की बात करते हैं, कटिंग वाले सवालों को लगाने का ये तरीका होता है। ये जो अगला टॉपिक लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM वाली बात, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM, इसको लिसाजस फिगर भी कहते हैं, लिसाजस फिगर, लिसाजस फिगर। यहां पे कहते हैं इसकी डेफिनेशन कि 2 SHM हैं, 2 सिंपल पेंडुलम हैं, और जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, और जिनके बीच में चलने का डायरेक्शन 90 डिग्री, यानी कि एक x पे चलेगा तो एक y पे चलेगा, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो भी चीज बन के तैयार होगी उसको हम नाम देते हैं क्या, लिसाजस फिगर। इसको आप चाहे तो एक लाइन में याद कर सकते हैं, सवाल ढेरों पूछे गए हैं, लेकिन ये एक लाइन ही आपके लिए सफिशिएंट होगी कि अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है या 180 डिग्री है, ऑप्शन ढूंढिए स्ट्रेट लाइन कहाँ पे पड़ा हुआ है। 0 है और 180 है तो स्ट्रेट लाइन, कोई भी और एंगल है तो एलिप्स बनेगा, 90 डिग्री पे रेगुलर एलिप्स बनेगा, रेगुलर एलिप्स ऐसा, और 90 से पहले 0 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, 180 से कम है तो ऑब्लिक एलिप्स बनेगा। और एलिप्स बनने की अवस्था में अगर एम्पलीट्यूड बराबर कर दिया जाएगा तो बनेगा हमेशा सर्कल। x बराबर a साइन ओमेगा t है, x बराबर a साइन ओमेगा t, y बराबर b साइन ओमेगा t, फेज का क्या हाल 0, x बराबर यहाँ पे फाई बराबर 180 ले रहे हैं, x बराबर a साइन ओमेगा t, y बराबर माइनस का b साइन ओमेगा t, फेज 180 डिग्री, x बराबर a साइन ओमेगा t,
y बराबर b cos ओमेगा t, फेज की वैल्यू 90 डिग्री। लेसा जस्ट फिगर कैसे बनेगा, कहेंगे t जो बना हुआ है इसको उड़ा दीजिए, आप गायब कर दीजिए किसी तरीके से, इक्वेशन डिवाइड कर दो, y अपॉन एक्स बराबर b अपॉन a हो जाएगा, y बराबर b अपॉन a इंटू एक्स। दिस इज द ग्राफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली यहाँ पे करोगे तो y अपॉन एक्स बराबर माइनस का b अपॉन a आएगा, और ये माइनस का b अपॉन a इंटू एक्स, इट इज अगेन स्ट्रेट लाइन। यहाँ इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इलिप्स का इक्वेशन। और मैंने एक बात कही थी कि अगर एम्पलीट्यूड बराबर कर दिया गया तो ये बनने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, विच इज सर्किल। मैंने बात बोली, इसका इसी का नाम लिसाजस फिगर भी होता है। हम लोग की अगली हेडिंग जो आ रही है वो है फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। फ्री, हर एक चीज की, चाहे छोटी से छोटी चीज हो, इलेक्ट्रॉन हो, न्यूक्लियस हो, कुछ हो, हर एक का अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है ऑसिलेट करने का। तो आप कहोगे साहब जो है फिर तो जो है बिल्डिंग्स का भी होगा, कहेंगे बिल्डिंग्स का ही नहीं, पुलों का भी होता है, बड़े बड़े टावर्स का भी होता है, सबकी अपनी फ्री फ्रीक्वेंसी होती है, सबकी अपनी फ्री फ्रीक्वेंसी। इस बात को आप महसूस कर सकते हो कि आप घर के अंदर बैठे हो, अगर फ्लैट में रह रहे हो तो आप बहुत ऊंचे माले पे रह रहे हो, नीचे कोई भी गाड़ी स्टार्ट होगी आपको वाइब्रेशन महसूस होंगे, और ये वाइब्रेशन तभी आ रहे हैं जबकि वो गाड़ी के वाइब्रेशन आपकी बिल्डिंग ने परसीव किए हुए हैं। तो जब भी कभी कोई बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है तो इनको नाम देते हैं फ्री ऑसिलेशन। अगर बॉडी के ऊपर किसी पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी वाली, जिसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, वो इम्पोज हो जाए और बॉडी अपने फ्रीली ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी को भूल जाए और फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर दे, ऐसे ऑसिलेशंस को नाम देते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, कोई सिंपल पेंडुलम है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसको ऑसिलेट करते 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 आपने इसको पानी में जो उतार दिया या किसी ऐसी जगह पे गैस में उतार दिया जहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, तो इसके एम्पलीट्यूड धीमे 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 करके कम हो जाएंगे, ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहा जाता है। और यहाँ पे F प्रोपोर्शनल टू V होता है और F बराबर माइनस का BV होता है। और हाँ, एक और बात डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में, ये A0 इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, इधर की तरफ को X है या T है तो एम्पलीट्यूड घटने का एक अंदाज है, वो क्या, A बराबर A0। तो ये जो एम्पलीट्यूड जो है, जो टाइम के और पोजीशन के साथ में घट रहा है, ये खास बात देखिएगा, ये e की पावर माइनस है, e का मतलब एक्सपोनेंशियल और माइनस का मतलब लॉस हो रहा है, डैम्प्ड हो रहा है, डैम्प्ड हो रहा है। तो यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि ये एक्सपोनेंशियल लॉस है और इसका ग्राफ आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, धीमे धीमे करके कम होना कम होना कम होना और खत्म हो जाना। ये हुई बात हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। अब बात डैम्प्ड ऑसिलेशन और इन्हीं सबका एक एग्जांपल और आता है, एक चीज और आती है जो कि आज के टॉपिक का लास्ट है ये, और इसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस का। रेजोनेंस का मतलब समझिए कि जब भी कभी किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा है जिसकी अपनी फ्रीक्वेंसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई है या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में हो गई है, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान लीजिए बॉडी की 40 है, तो हमने बॉडी पे फोर्स लगाया 40 हर्ट्ज का, तो बॉडी की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी लेकिन एम्पलीट्यूड पहले से कहीं ज़्यादा हो चुका है। 70 लगाएंगे तो बॉडी अपनी फ्रीक्वेंसी भूल जाएगा, 70 हर्ट्ज के ऑसिलेशन से जो है ऑसिलेट करेगा, लेकिन ये रेजोनेंस नहीं है, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है। जो 40 हर्ट्ज था वो था आपका फ्री ऑसिलेशन, फिर जो हमने 40 हर्ट्ज लगाया, अब जो पैदा हुआ वो रेजोनेंस। 70 हर्ट्ज लगाया तो अब ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है, और फिर जब हमने बढ़ा के 80 किया तो फिर फ्रीक्वेंसी बॉडी की वही 40 है लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ चुका है, इट इज अगेन रेजोनेंस। फिर अगला रेजोनेंस आएगा 120 हर्ट्ज पे, अगला आएगा 160 पे,
और 120 और 160 के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ हमको देने वाला है फोर्स्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस नहीं देता। रेजोनेंस को क्लासिफाई करने के एक तरीका होता है मैकेनिकल रेजोनेंस और एक होता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, हर वो इंस्ट्रूमेंट जो कि विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बचता है इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस। गिटार में इलेक्ट्रिक गिटार भी होता है, प्लेन गिटार भी होता है। अगर वो इलेक्ट्रिक करंट से बज रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का एग्जांपल है, विदाउट करंट है तो वो मैकेनिकल रेजोनेंस है। अब यहाँ पे एक बात और आप बताते हैं, फ्लैट रेजोनेंस और शार्प रेजोनेंस। फ्लैट और शार्प, तो मैंने कहा था कि बॉडी की फ्रीक्वेंसी 40 थी, उसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए 2 सेंटीमीटर था और बाहर से जो फोर्स लगा था उसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी। जब हमने इसको 40 कर दिया तो फ्रीक्वेंसी तो 40 रही लेकिन ये 6 हो गया। फिर जब मैंने इसको 70 किया तो ये 70 हो गया और ये 2 सेंटीमीटर रहा। जब ये 80 हर्ट्ज लगाया तो फ्रीक्वेंसी फिर से 40 पे और ये 6 सेंटीमीटर पे हो गया। इस डेटा से आपको ये बात समझ आएगी, अदरवाइज नहीं। कहा जाएगा जब हमने 80 हर्ट्ज लगाया तो फ्रीक्वेंसी अपनी पुरानी जगह 40 पे लेकिन एम्पलीट्यूड 6 पे। मैं 80 से इसको थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा कर दूं, मान लो 79 करो, और 79 इधर किया नहीं कि तुरंत एम्पलीट्यूड 6 से घट के 2 हो गया। कहेंगे ये एग्जांपल है किसका, शार्प रेजोनेंस का। अब मैं यहाँ पे 80 से इसको 79 कर रहा हूँ, 78 कर रहा हूँ, 77 कर रहा हूँ, ये 6 से कम ही नहीं हो रहा है, बदल ही नहीं रहा। एग्जांपल ऑफ फ्लैट रेजोनेंस। भाषा में कैसे इसको बांधा जाए, इफ स्लाइट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस शार्पली या रैपिडली, इट इज एन एग्जांपल ऑफ शार्प रेजोनेंस, अदरवाइज इट इज फ्लैट रेजोनेंस। आज का टॉपिक था ऑसिलेशन एंड वेव पार्ट 1 का। डे 12 था हम लोगों का इस क्रैश कोर्स का। खूब अच्छे से मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।